गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीपीपी के बचे हुए क्वेश्चंस को। तो आपको मैंने ईएमआई के डीपीपी के क्वेश्चन को एज ए होमवर्क दिया था। आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो हमने पिछले क्लास में सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 12 तक। अब 12 के बाद अब नंबर आता है 13 का और बाकी क्वेश्चंस का। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो आप देखो, सबसे पहली बात क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है आपका। ठीक है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, इन द सर्किट शोन हियर द पॉइंट सी इज केप्ट कनेक्टेड टू पॉइंट ए। पहले ये पॉइंट ए और सी आपस में कनेक्टेड थे, ठीक है, टिल द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम कांस्टेंट। मतलब ये स्टेडी स्टेट में आ गया होगा, सही बात है। आफ्टरवर्ड, उसके बाद सडनली पॉइंट सी इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए। कुछ देर के बाद इस सी को पॉइंट ए से डिस्कनेक्ट कर दिया गया एंड कनेक्टेड टू पॉइंट बी। और इसको कनेक्ट किसके साथ कर दिया गया बच्चों? बी पॉइंट के साथ। कितने टाइम पे? t=0 पे। वहीं से आप कैलकुलेशन शुरू करो। तो कहता है रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस एंड इंडक्टर एट t=L/R विल बी, है ना। तो देखो बच्चों, आपको पहले बात है कि लंबे समय तक करंट इस तरीके से चल रहा था, फिर आप ये अज्यूम करके चलो कि सी और बी को कनेक्ट कर दिया गया, इसे हटा दिया गया, तो वो एक LR सर्किट और डीके वाला केस हो जाएगा। तो कहता है कि एट L/R टाइम पे इसके क्रॉस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो क्या होगा। और आप देखो चॉइसेस ये दिए गए। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो बच्चों अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये है, हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13, तो सीधी सी बात है, जब आप स्विच को वहां से शिफ्ट कर दोगे, कहां से? ए से शिफ्ट करके, देखो ये पॉइंट ए है, ए से शिफ्ट करके बी और सी को अगर आपने कनेक्ट कर दिया, ये ए अलग रह गया, ये अब ऐसे कनेक्ट हो गया, है ना। और तब देखिए क्या सर्किट बन रहा है अपना। तब अपना सर्किट जो बन रहा है वो ये इस तरीके से, ये हो गया बच्चों, ये हो गया। क्लियर? ठीक है। और पॉइंट्स देखो, पॉइंट्स आपके यहाँ पे ए थे, यहाँ पे आपका देखो ये सी है, ये बी है, ये सी है और ये बी। ठीक है। अब इसी सर्किट में आपका करंट घूम रहा होगा, ठीक है। तो देखो मान लो करंट इसमें जा रहा होगा I। अब ये I तो समय के साथ घट रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो निश्चित तौर पे हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो ये चाहेगा आपका ये रेसिस्टेंस, ये इंडक्टर इस करंट को मेंटेन करना। तो इट विल बिहेव लाइक ए बैटरी इन सेंस। ओके, चलो अब इस तरीके से ये यहाँ पे कोशिश करेगा कि इसमें करंट आपका क्या रहे? मेंटेन रहे। तो बहुत सिंपल है दोस्त, इसमें दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं है। जैसा कि मान लो कि एक पॉइंट आप यहाँ M मान लो, M, ये तो C और B स्विच का नाम है, लेकिन आपने पॉइंट मान लिया M और यहाँ पॉइंट मान लिया N। क्लियर? यही दो पॉइंट से काम चल जाएगा। तो इस लूप में अगर घूमोगे तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम किरचॉफ लॉ, किरचॉफ्स लूप रूल। तो किरचॉफ्स लूप रूल से अगर देखें तो हम लोग लिख सकते हैं VM माइनस VN अब प्लस VN माइनस VM इक्वल्स टू 0।
अब है ना, अब इसको उधर भेज दो। तो यहां बच्चों देखो Vm माइनस वी एन इक्वल्स टू माइनस, उधर गया तो Vn माइनस Vm, और Vm माइनस Vm जो है दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस, और ये जो है दिस इज पोटेंशियल, ये n है तो ये पॉइंट यही देखो, यही m तो यहां तक आ जाएगा ना, यही पॉइंट m कहलाएगा, यहां भी यही पॉइंट ना m कहलाएगा, बाकी बीच में तो कुछ है नहीं बच्चों। तो इसका मतलब है कि हम लोग देख सकते हैं कि पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टेंस, और ये कहलाएगा माइनस पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर। क्यों माइनस कहला रहा है वो देख रहे हो, माइनस ये यहां से आ रहा है, अब Vn माइनस Vm यहां, और यहां का डिफरेंस आपका VL हो जाएगा। और ये बात समझ में, मतलब सीधी सी बात है, अगर इसी सर्किट में है दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस का सम अगर 0 है तो दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा और डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। एक का हाई टू लो होगा, दूसरे का लो टू हाई होगा। तो आपको तो रेशियो पूछ रहा है बच्चों, तो ऑटोमेटिकली VR अपॉन VL इक्वल्स टू -1। ऐसे अगर यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते तो सिर्फ 1 आंसर करते, लेकिन चॉइस में देख रहे हैं 1 और -1 दोनों दिया हुआ है। तो इसका मतलब एग्जामिनर कहीं ना कहीं आपको इशारा कर रहा है कि आप सेंस भी बताओ, ठीक है ना। तो इससे देखो इसका हाई लो है ना, हाई लो, और इस सेंस में चलने पे इसका लो और ये हाई है, तो दोनों का जो सेंस है वो अपोजिट है। क्लियर? तो आप जल्दी से इसे लिख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, वो सारा कुछ कंफ्यूजिंग था। लोग डर जाते होंगे ऐसे प्रॉब्लम्स को देख के कि भाई ये रेसिस्टेंस दिया हुआ है, ये इंडक्टर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, पता नहीं क्या होगा, स्विच को यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हैं। लेकिन आप बेसिक्स पे अगर रहोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, लिख लो इससे क्वेश्चन, लिख लिया आपने। चलो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद, जबकि ये JEE 2014 में पूछा हुआ है, तो अब आगे बात करते हैं। सॉरी ये तो 13 था ना, हाँ 14 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 13 था। तो बच्चों अब देखो ध्यान से समझो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हल्का सा फॉर्मूला लगाना है आपको बस। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है एक सोलेनॉइड है, मतलब इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस L है, रेसिस्टेंस R है। मैंने पहले भी बोला है कि सोलेनॉइड की जो कॉइल्स होती है वो आइडियल है तो अच्छी बात है, तब तो उसमें सिर्फ इंडक्टेंस होगा, लेकिन वहाँ रेसिस्टेंस भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ दे दिया, कोई बात नहीं। द टाइम टेकन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी टू रीच 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज। अब देखो बच्चे ये क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, पहले तो इसे आपने लिख लिया है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पहली बात ये है, देखो ये इंडक्टर है और इसी में रेसिस्टेंस भी है, क्योंकि कॉइल है यानी वायर्स का बना हुआ है, तो वायर के पास रेसिस्टेंस होता है। तो एक काम करते हैं, उस रेसिस्टेंस को अलग कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब ये अलग कर लिया हमने, अब इसे एक बैटरी से हमने जोड़ दिया। आपको पता है कि इसमें मैक्सिमम एनर्जी कब आती है इंडक्टर में, जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। तो सीधी सी बात है, अगर मान लो EMF आपका V है, ये R है, ये L है, तो फाइनल करंट तो I0 होगा, जो क्या होगा V/R। और उस समय जो एनर्जी स्टोर्ड होगी इसके अंदर, तो वो तो तुम जानते हो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है 12 LI0²। क्लियर? लेकिन क्या कह रहा है बच्चों कि एनर्जी 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम। तो 1/4 करने का मतलब है एनर्जी अगर U मैक्स का 1/4 यानी 4 से भाग दे दो, तो ऐसा कब होगा? तो सीधी सी बात है, ऐसा तब होगा जब I की वैल्यू I0 की आधी होगी, क्योंकि ये स्क्वायर है ना। तो जब I की वैल्यू मैक्सिमम की आधी होगी, उस समय ही आपका एनर्जी क्या होगा 1/4। तो पूछ रहा है कि ऐसा कितने टाइम के बाद होगा। तो बच्चे सारा कुछ तो आपको मैंने बता रखा है फॉर्मूला। तो ग्रोथ ऑफ करंट का फॉर्मूला आप याद करो, I इक्वल्स टू I0 1e⁻ t L/R। फॉर्मूला बताया था कि नहीं तुम्हें। अब I की जगह क्या लिख दोगे, I0/2। तो यहाँ लिख दोगे बच्चों I0/2 इक्वल्स टू I0 एंड दिस इज 1 - t L/R।
अब देखो ये आई नॉट कैंसिल, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 1/2। तो बच्चों यहाँ पे आ गया 1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी एल अपॉन आर। अब क्या करो, उसको इधर ले आओ, इसको उधर लेके चले जाओ। तो इस तरीके से बच्चों ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस टी एल अपॉन आर, और ये हो जाएगा आपका, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 में से 1/2 माइनस गया तो ये हो गया 1/2। ये इक्वेशन देख लिया आपने, चलो इक्वेशन देख लिया आपने, देख लो और इसे फटाफट लिखो, फटाफट लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आपने, लिख लिया दोस्तों, चलो वीडियो पॉज करो, जल्दी से लिख लो, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लॉग ले लेते हैं, यानी ई को हटाते हैं, तो ये माइनस टी एल अपॉन आर और उधर हो जाएगा ln 1/2। अगर इधर से ई हटेगा तो वो चला जाएगा लॉग में। अच्छा, इस तो बच्चों इस तरीके से देखो, यहाँ पे आपका मैंने इसको लिख दिया है आपके सामने, तो t अपॉन l/r इक्वल टू ln2, जैसा कि मैं बोल रहा था कि इसको ऊपर कर दो, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो t इक्वल्स टू l/r ln2। क्लियर? तो अब देखते हैं ऐसा कोई चॉइस है, बिल्कुल ऐसा चॉइस है, और ऐसा चॉइस है अपना नंबर 2, l/r ln, लॉग जो लिखा हुआ है ना बेस e 2, उसका मतलब ln ही होता है। तो ये सिंपल है, आप इसको लिख लो। चलो लिख लिया आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, तो एक बार आप वीडियो पॉज करो और देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान दो। देख लिया आपने? चलो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है 2 माइक्रोफराड, ठीक है, इज चार्ज टू 50 वोल्ट। उस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया गया 50 वोल्ट से। द चार्जिंग बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड, फिर बैटरी आपने हटा दिया, एंड द कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 5 मिली हेनरी इज कनेक्टेड अक्रॉस इट, एज्यूमिंग दैट कॉइल हैज नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस। कॉइल के पास कोई रेसिस्टेंस नहीं है। द पीक वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट विल बी। अब ये एक सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बात समझो, जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये यहाँ पे ही हम लोग चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को, एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को आपने V वोल्टेज से चार्ज कर दिया और इसकी कैपेसिटी है C। तो सीधी सी बात है, अब ये कैपेसिटर एक एनर्जी के साथ भरपूर है और एनर्जी इसकी है 12 CV²। अब इस कैपेसिटर को आपने क्या किया कि एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। तो सीधी सी बात है, इंडक्टर जो है, ये कैपेसिटर अगर एक बैटरी की तरह काम करेगा, क्योंकि इसके पास एनर्जी है, तो ये इसमें करंट फ्लो करवाएगा। और पूछ रहा है कि इसमें मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है, यही पूछ रहा है आपसे। और रेसिस्टेंस कहीं नहीं है बच्चों, रेसिस्टेंस कहीं नहीं है। इसका मतलब है एनर्जी के लॉसेस को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। तो सीधी बात है, हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो इसकी एनर्जी है वो इसमें मैग्नेटिक फील्ड में जाके कन्वर्ट हो जाएगी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो मैक्सिमम कितनी एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो सकती है, तो जितनी इसके पास है। तो सीधी सी बात है, हम लोग लिख सकते हैं 12LI² इक्वल टू 12 CV²। तो भाई अगर सारी एनर्जी कन्वर्ट जिस समय होगी उसी समय करंट मैक्सिमम होगा, तो 12LI² इक्वल टू 12 CV²। सिंपल है। तो हाफ हाफ यहाँ से कैंसिल हो गया, और फिर आप यहाँ से अगर I की वैल्यू निकालना चाहते हो, उस मैक्सिमम I की वैल्यू जो होगी, तो ऑटोमेटिकली उस I की वैल्यू जो हो जाएगी आपका V × √C/L।
अब सारा डेटा आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देखो कैपेसिटी आपकी 2 माइक्रोफराड है, इंडक्टेंस आपका दिया हुआ है, इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है बच्चों 5 मिली हेनरी, और वोल्टेज जो है वो 50 वोल्ट है। तो आप यहाँ से कुछ खास करना नहीं है, आपको सब सारे वैल्यूज़ को रख देना है। कैपेसिटी जैसा कि आप देख रहे हो 2 माइक्रोफराड, तो आप रख दो यहाँ पे। तो पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 50 वोल्ट्स, तो 50 वोल्ट्स, ओके 50 वोल्ट्स इंटू, अब कैपेसिटी रखते समय थोड़ा ध्यान रखना, 2 इंटू 10 का पावर -6 और ये 5 इंटू 10 का पावर -3, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करोगे, अब उधर स्पेस मेरे पास नहीं है, मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो I इक्वल्स टू 50 और अंदर देखो कितना होगा, अंदर कितना होगा बच्चे, तो 30, तो फिर भी रह जाएगा बच्चों। तो एक काम करते हैं हम लोग, ऊपर में आपका हो गया, ठीक है, नीचे ऊपर में 2 कर लो और नीचे में 30 एक्स्ट्रा रहेगा, तो ये हो जाएगा 5000, ठीक है, ये हो जाएगा 5000। और जब इसको 2 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 1/2500, और 1/2500 का अंडर रूट 1/50, तो 50 इंटू 1/50, 50 गेट कैंसिल्ड, 1 एम्पियर इज़ द राइट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1 एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 1 एम्पियर सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन था, इसमें कुछ भी रखा हुआ नहीं था बच्चों। तो फटाफट आप इसे लिख लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आपने, चलो देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देता हूँ, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इस टाइप की प्रॉब्लम्स एग्जाम में आते हैं। अब जरा प्रॉब्लम को ध्यान से देखो, प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है। इफ द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, देखो इंडक्शन वर्ड ना कभी फील्ड के लिए यूज किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को कभी कभी मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। थ्रू ए कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस, एक कॉइल है जिसका रेसिस्टेंस R है, एंड हैविंग n टर्न्स, कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं, ठीक है। चेंजेस फ्रॉम φ1 टू φ2, उसमें जो फ्लक्स है वो φ1 से φ2 चेंज होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट पासेस थ्रू द कॉइल, तो इस फ्लक्स चेंज करने के दौरान कितना मैग्नीट्यूड चार्ज का पास होगा। तो एक बार वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने का ट्राई करो। मैं अभी एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे ये तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। कर लिया आपने ट्राई, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, आपको याद होगा फैराडे लॉ कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, क्लियर कहता है। अब अगर इसी को हम लोग, ये इंस्टेंटेनियस है, अगर एक लंबे समय में करना हो तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे, जैसे कि मान लो ई डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये भी अपने दिमाग में सेट रखना कि ये एवरेज ईएमएफ आएगा, हालांकि इसका भी हमको ज़रूरत नहीं है, हम लोग वापस आते हैं इधर। तो आपका E इक्वल्स टू क्या है बच्चों, डी फाई बाई डी टी। अब एक काम करो, दोनों तरफ रेसिस्टेंस से डिवाइड करो, फॉर्मूला याद रखना बच्चे ये। तो E अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू डी फाई बाई डी टी। मैंने माइनस इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये E बाई आर क्या होता है, तो EMF अपॉन रेसिस्टेंस, तो EMF अपॉन रेसिस्टेंस को हम लोग बोल सकते हैं करंट। तो करंट इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू डी फाई बाई डी टी। समझ में आ रही है बात? चलो और दिमाग लगाते हैं। अब इस करंट के जगह आपको पता है डेफिनेशन से, दिस इज डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, करंट, एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू डी फाई बाई डी टी। क्लियर? अब यहां से आप क्या करो, dt को कैंसिल कर दो। तो देखो बच्चों, आपके सामने एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम आ गया, सॉरी
फॉर्मूला आ गया। ध्यान से देख लो भाई, डी क्यू है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन, डी फाई है अमाउंट ऑफ फ्लक्स चेंज्ड। डी क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन। एंड डी फाई क्या है बच्चों? चेंज इन फ्लक्स। लेकिन अभी ये छोटा चेंज, छोटे से टाइम में की बात की जा रही है, और ये आर तो रेसिस्टेंस है। अगर टोटल बड़े चेंज की बात करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा Q इक्वल्स टू, अब इधर भी इंटीग्रेशन लगाओ, इधर भी इंटीग्रेशन अगर हम लोग लगा दें, यानी डी क्यू, और उधर रेसिस्टेंस तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और अंदर क्या हो गया? डी फाई। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन Q, तो 1/r, और फाई की वैल्यू अगर आप फाई इनिशियल टू फाई फाइनल रख दोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/r और फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल। तो बच्चों इस तरीके से टोटल चार्ज फ्लोन जब भी निकालना हो तो डेल्टा फाई अपॉन आर, ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ये डिफरेंशियल फॉर्म में हो गया डी क्यू इक्वल टू डी फाई बाई आर, और अगर आप लार्ज चार्ज निकालना चाह रहे हो कि कितना फ्लो हुआ है तो वो हो जाएगा डी फाई बाई आर। अब जैसा कि क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कि इनिशियली आपका फ्लक्स कहाँ से कहाँ चेंज हुआ है, तो आपका चेंज हुआ है फाई 1 से फाई 2। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट पासेस थ्रू द कॉइल्स, तो एक कॉइल की वजह से हमने निकाला। अब अगर n कॉइल्स हैं बच्चों तो आप क्या करोगे? n से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। चलो, तो टोटल चार्ज की जो वैल्यू आ गई, टोटल एंड डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई फाइनल कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? फ्रॉम फाई 1 टू फाई 2, फाइनल है फाई 2, इनिशियल है फाई 1, और इसको डिवाइड कर दो r से, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। चलो जल्दी से लिख लो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, तो थोड़ा आप ध्यान से देखो क्या बोल रहा है इसमें। ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 8.4 मिली हेनरी, रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ बच्चों? 6 ओम, और बैटरी है 12 वोल्ट। तो कहता है करंट 1 एम्पियर कितने टाइम में होगा। तो सिंपल फॉर्मूला पुटिंग है आपको बस, लेकिन कैलकुलेशन था इसमें इसलिए मैंने आपको दे दिया है। आप देखो इसमें क्या करोगे, 17 जो होगा I इक्वल्स टू E बाई आर, है ना, अपने को पता है ना, I नॉट इसी को बोलते हैं 1 माइनस TL बाई आर, यही फॉर्मूला तो होता है। तो आप देखो करंट की वैल्यू बोल रहा है कि 1 एम्पियर कितने टाइम पे होगी, और ये जो आपका EMF है, EMF इज गिवन 12 वोल्ट, और रेसिस्टेंस कितना है बच्चों? 6 ओम। तो 12 अपॉन 6, और ये हो गया 1 माइनस e टू द पावर माइनस t, और L की वैल्यू इज गिवन कितना? 8.4, बाद में रखेंगे हम लोग, लास्ट में रखेंगे। L बाई आर रहने देते हैं फिलहाल, L बाई आर उसे रहने देते हैं। चलो आ जाओ इधर, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो 2 1 माइनस e टू द पावर माइनस t L बाई आर। ओके बच्चों, चलो 1 इक्वल्स टू 2 माइनस 2 e टू द पावर माइनस t L बाई आर। अब साइड चेंज कर दो इनका, तो ये हो जाएगा e टू द पावर, ठीक है, e टू द पावर माइनस t L अपॉन आर, ठीक है, इज इक्वल टू आपका इधर कितना आ गया? तो इधर हो गया आपका ये 1, और ये 2 है इसके आगे, ये है ना, इसको उठा के इधर ले आओगे तो ये 2 रहेगा, और ये 1 इधर चला गया। फिर यहाँ के बाद क्या लिखोगे बच्चों? यहाँ के बाद लिखोगे e टू द पावर माइनस TL बाई आर इक्वल्स टू 1/2। अब दोनों तरफ लॉग ले लो, तो सीधी सी बात है, ये आ जाएगा माइनस TL अपॉन आर, और ये हो जाएगा ln 1/2। अभी कुछ देर पहले भी हमने इसको किया था, इसको रिवर्स करोगे आगे माइनस आ जाएगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो t
L बाई आर इक्वल्स टू ln2। तो बच्चों T इक्वल्स टू इधर आ गया ये L अपॉन आर इंटू ln2। क्लियर? अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ln कितना है, सॉरी L कितना है? तो L है आपका, यहाँ पे देखो L जो है वो 8.4 है, 8.4 मिली हेनरी। ध्यान से देखना, मिली हेनरी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 8.4 हमने लिख दिया, 8.4 और इंटू 10 का पावर -3 और रेसिस्टेंस है 6 और ये ln2 की वैल्यू जो होती है बच्चों ये 0.6 होती है, 69 होती है, ठीक है ना। तो अभी सब कुछ अप्रॉक्सीमेटली अपने को लेना है, तो अगर सब कुछ अप्रॉक्सीमेशन लेके चलें, या चलो ठीक है लिख लेते हैं 0.69। तो ये सब अब इसमें क्या है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा। ये इससे कट करोगे इसे, ठीक है ना, तो ये करीब करीब 11 आएगा। 11 इंटू दिस 11 कहने का मतलब है 0.11, तो 0.11, ठीक है ना, 0.11, ओके, 0.11 आएगा, जो कि आपको इसको क्या कर देगा, इसको एक करेगा। तो आप मान के चलो सब लेके अगर देखें, देखो ये आएगा 0.11 और ये आ गया 8, तो 0.11 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0.9, जिसको 1 मान सकते हो। क्या मान सकते हो? 1। तो कुल मिला के ये अप्रॉक्सीमेटली ये सारा जो है आपस में सेटल डाउन कर जाएगा, सब सेटल डाउन कर जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा सब, ये करके अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाएगा। तो 10 का पावर -3 सेकेंड्स, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हो गया 1 मिली सेकेंड्स, है ना। तो हम लोग यहाँ पे आंसर कर सकते हैं 1 मिली सेकेंड्स। तो लिख लो इसे फटाफट। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, जरा ध्यान से समझना। लिखा हुआ है ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r, करंट I lies in xy plane with its center at origin. The total magnetic flux through xy plane, उस कॉइल के थ्रू नहीं बोल रहा है, xy प्लेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। सिर्फ कॉइल का पूछता तो बच्चों कुछ और सोचते हम लोग। अब देखो यहीं से दिमाग लगाना पड़ेगा। पहली बात कि ये आपका मान लो xy प्लेन है, ये x है, ये y, और इसमें ये लूप रखा हुआ है। अब करंट चल रहा है, तो करंट चल रहा है, मान लो कोई भी सेंस में चलाओ, तो कोई भी सेंस में अगर करंट तुमने चलाया, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, मान लो ऐसे ही चल रहा है, करंट ऐसे चल रहा है। तो अगर ये करंट ऐसे चल रहा है बच्चों, तो सीधी सी बात है आपका फील्ड तो यहाँ पे होगा, और फील्ड होगा तो लाइंस भी होंगी, तो निश्चित तौर पे इसके थ्रू फ्लक्स भी होगा। लेकिन क्या कॉइल के थ्रू फ्लक्स पूछ रहा है या पूरे XY प्लेन से पूछ रहा है? तो जवाब है पूरे XY प्लेन से पूछ रहा है। तो जब भी इसके लिए कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे, आप याद करो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो एक लूप ही बनाएगा ना, इस तरीके से कंसेंट्रिक लूप। कभी भी कट करोगे तो वो इस प्लेन पे, देखो अब ये आपको डायग्राम थोड़ा समझना पड़ेगा। मान लो ये लूप है, सर्कुलर लूप। अब इसके किसी भी एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो भी एक लूप बनाएगा। ये हो गया करंट कैरिंग लूप, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया उसके चारों तरफ बनने वाला लूप। तो वो लूप देखो, अगर कॉइल के अंदर से बाहर निकलेगा तो कॉइल के बाहर, यानी बाहर में क्या होगा, जैसे देखो यहाँ अंदर से आया आपकी ओर, तो फिर इधर जाएगा अंदर। तो ये पूरा बोर्ड जो है ये तो XY प्लेन ही है, तो इसको ये दो बार टच कर रहा है, आ रहा है फिर जा रहा है, तब ना लूप बनेगा। हर बार ही जहां भी करोगे ऐसे ही होगा कि एक बार बोर्ड से बाहर की ओर आएगा, फिर बोर्ड के अंदर की ओर जाएगा। तो आने वाला फ्लक्स, जाने वाला फ्लक्स, तो हर एक लाइन तो दो बार क्रॉस कर रहा है इस प्लेन को, तो ऑटोमेटिकली नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 0 XY प्लेन के थ्रू। अगर सिर्फ लूप का पूछता तो लूप के अंदर से आया गया तो लूप के बाहर कहीं से, लेकिन चूंकि XY प्लेन पूछ रहा है इसलिए नेट फ्लक्स क्या होगा बच्चों, 0।
तो अपना आंसर जो है यहाँ पे 4th हो जाएगा। ठीक है, तो किसी को डायग्राम बनाना है तो बना लो। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19। ध्यान से समझो, अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है, एक दो आगे चल के, ये सब नहीं टफ है। तो बच्चे देखो लिखा हुआ है यूनिफॉर्मली सोलेनॉइड है, उस पर आपका कॉइल्स लपेटा हुआ है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ हेनरी। ओके, रेसिस्टेंस 6 ओम दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 6 ओम दिया हुआ है आपका, यहाँ पे देख लो। इस ब्रोकन अप टू इंटू 2 आइडेंटिकल कॉइल्स, इनको 2 पार्ट में तोड़ दिया गया। दीज आइडेंटिकल कॉइल्स आर देन कनेक्टेड अक्रॉस 12 वोल्ट बैटरी, और उसको जोड़ दिया गया 12 वोल्ट बैटरी के साथ। ओके, तो कहता है टाइम कांस्टेंट फॉर द करंट इन द सर्किट इज, तो पूरे सर्किट का आपको टाइम कांस्टेंट निकाल के बताना है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। चलो दोस्तों, कर लिया आपने, अब देखते हैं इसको हम लोग। बहुत सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला आपको पुट करना है, मैंने आपको सारा कुछ बता रखा है इसके बारे में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर हो गया अपना कौन सा, 19। ओके, तो 19 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें आपको दिया हुआ है कि पहले तो एक कॉइल है जिसमें रेसिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है। अब इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया, ठीक है ना, 2 कॉइल ले लिया गया, बीच से काट दिया गया है। तो L/2 आप जानते हो कि जो आपका इंडक्टेंस होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और रेसिस्टेंस भी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो अब इसका L/2 और ये हो गया R/2। दूसरा भी क्या हो जाएगा बच्चों, L/2 R/2। तो आपको क्या पूछ रहा है, टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, सीधी सी बात है, आपको पता है L इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, L/R लिखेंगे ना, तो L इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। तो अब सोचो 2 हिस्सा में बांटा गया, इसको काट के L/2 L/2 R/2 R/2। तो आपको पता है ना कि ये पैरेलल में जोड़ने पे देखो कैसे जोड़ा गया है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्टेड अक्रॉस बैटरी, ठीक है ना, दोनों को तोड़ के आइडेंटिकल को बैटरी के अक्रॉस जोड़ दिया गया। तो पैरेलल में ही जोड़ा गया होगा, क्योंकि सीधी सीधी जोड़ने वाली बात तो हो नहीं सकती है, फिर वो वापस वही बन जाएगा। तो इसको देखें अगर हम लोग, तो पैरेलल में आप जानते हो रेसिस्टेंस जो होता है R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका R/4, R/2 का और आधा हो जाएगा। और इंडक्टेंस के बारे में भी मैंने बता रखा है कि वो भी रेसिस्टेंस की तरह ही जुड़ता है, तो वो हो गया आपका L/4। तो ये भी R/4, वो L/4। तो अल्टीमेटली फिर कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, L/4 R/4 और ये 4 कैंसिल ही हो गया, तो टाइम कांस्टेंट हो गया L/R। तो दोस्तों यहाँ पे देखो कौन सा फिर है, वैल्यूज़ दिया हुआ है इंडक्टेंस का और रेसिस्टेंस का। तो इंडक्टेंस के लिए लिखोगे 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ हेनरी, ठीक है, और रेसिस्टेंस दिया हुआ है 6। तो अब देखो यहाँ से इसको सॉर्ट आउट करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 10⁻⁻⁴, सॉरी ये पॉइंट भी इसको दे दोगे तो -5 हो जाएगा। तो 3 इंटू 10⁻⁻⁵, तो इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज 30 माइक्रोसेकेंड। एक और जीरो दे दो तब माइक्रो में लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखते हैं आंसर कैसे दिया हुआ है। तो आंसर तो खैर हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें आंसर जो दिया हुआ है बच्चों, इसको ऐसे कर लो या तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴। ये पॉइंट को आगे ले आओ, एक जीरो और कम हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। ठीक है, चलो लिख लो इसे। लिख लिया आपने? ठीक है, माइक्रो में भी रहता तो कुछ भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात थी नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको L इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट लिख के दिखाना था यहाँ पे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम लोग 20। इजी क्वेश्चन है ये सारे।
यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहां पे है कि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफराड इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट. द चार्जिंग बैटरी इज देन रिमूव्ड एंड द कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस दी. द करंट इन सर्किट एट टाइम व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज 6 वोल्ट. देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोग भी कुछ देर पहले ही किए थे. दरअसल ये फिर वही एनर्जी कंजर्वेशन पे है. आप वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो. कर लिया आपने सॉल्व? चलो देखते हैं. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी. इनिशियली सिर्फ कैपेसिटर चार्ज था तो हाफ CV0 स्क्वायर. फाइनली कैपेसिटर में भी कुछ एनर्जी है क्योंकि कुछ पोटेंशियल बचा हुआ है और बाकी कहाँ चला जाएगा आपका इंडक्टर में, हाफ LI स्क्वायर में. सर्किट समझ में आ रहा है? पहले कैपेसिटर था, इसको आपने चार्ज किया और चार्ज करके किसके साथ लगा दिया? इंडक्टर के साथ. तो अब क्या होगा? अपनी एनर्जी ये इसके साथ शेयर कर लेगा. तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, हाफ हाफ कैंसिल कर देते हैं और जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा पुट करो. 2 माइक्रोफराड. तो ठीक है भाई, 2 माइक्रोफराड रख दिया. कितने वोल्ट से बैटरी से चार्ज किया गया है? 12 वोल्ट. तो यहाँ पे लिख दिया 12 वोल्ट का स्क्वायर. अब ये माइक्रो में है तो 10 का पावर -6 लिखना होगा. फिर 2 × 10 का पावर -6 और फिर जब इंडक्टर के क्रॉस हमने लगाया तो उस समय उसकी वोल्टेज क्या थी? 6. तो यहाँ लिख दो 6 का स्क्वायर और प्लस L. इंडक्टेंस कितना है बच्चे? तो इंडक्टेंस दिया हुआ होना चाहिए. इंडक्टेंस कहाँ गया? यस, 0.6 मिली हेनरी. तो इंडक्टेंस जो है 0.6 मिली हेनरी है. तो 0.6 × 10 का पावर -3 और इंटू I स्क्वायर. चलो इसको सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करें? तो सीधी सी बात है, पहले इसको इधर एक तरफ ले आओ और कुछ कॉमन लेके देखो क्या होता है. तो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया 2 × 10 का पावर -6 और ब्रैकेट में आया 12 का स्क्वायर 144 और इधर से 6 का स्क्वायर 36 इक्वल्स टू, इसको हमने लिख लिया 6 × 10 का पावर -4 इंटू I स्क्वायर. क्लियर? चलो अब हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे? यहाँ से लिखेंगे I स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो. इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो व्हाट यू विल गेट? तो यू विल गेट 108. ओके, तो 2 × 10 का पावर -6 इंटू 108, ठीक है ना, इसमें सब्ट्रैक्ट करने पे, डिवाइडेड बाई 6 × 10 का पावर -4. अब यहाँ से कुछ कैंसिल होगा बच्चों? बिल्कुल कैंसिल होगा. कैसे कैसे कैंसिल होगा? तो देखो 6 से आपका ये कैंसिल होगा 1, ओके, 18, ठीक है, और 18 × 2 दिस इज 36. और इसको अगर सॉल्व करोगे तो 4 0 ऊपर 6 0 नीचे, तो अल्टीमेटली 2 0 नीचे, ये आ गया. तो I स्क्वायर इक्वल टू 36/100. सो I इक्वल्स टू 6/10. दिस इज 0.6 एम्पियर. तो ये सिंपल एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था बच्चों, जिसका वैल्यू आ गया 0.6 एम्पियर करंट की. तो ये आंसर आएगा सेकंड. तो आप इसे राइट डाउन कर लो. ये था अपना क्वेश्चन नंबर 20. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 21. आप इसे लिखें और जल्दी से सॉल्व करके बताइए कितना आया. आप देखिए जल्द से जल्द. हो गया सॉल्व? चलो देखो क्या लिखा हुआ है. आपको ना करंट दिया हुआ है टाइम के फंक्शन में, और क्या दिया हुआ है बच्चों? जो EMF जनरेट हुआ वो दिया हुआ है. बस सिंपल है. और उसके बाद आपको निकालना क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस यानी L. तो फॉर्मूला अपने को क्या लगा देना है यहाँ पे? तो 21 में हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे LdI/dt. अपने को पता है ये इंड्यूस्ड EMF मैग्नीट्यूड के हिसाब से, माइनस हटा दिया है हमने मैग्नीट्यूड के हिसाब से. तो इसकी वैल्यू दी गई है. इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 10 मिली वोल्ट. तो 10 × 10 का पावर -3 एंड दिस इज L. और I करंट कितना है बच्चे? करंट का इक्वेशन क्या है?
तो 5 + 16t, तो 5 + 16t वेरिएबल करंट, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, फॉर्मूला पुटिंग है बस, 10 × 10⁻³ L, और डिफ्रेंशिएट करोगे तो 5 जो है वो 0 आ जाएगा, 5 का डिफ्रेंशिएशन, और 16 आ जाएगा यहाँ पे। सो L = 10/16 × 10⁻³ तो इसका मतलब है ये कितना आ गया, 5/8, 5/8 मिली हेनरी। तो है क्या ऐसा कोई चॉइस? तो 5/8 मिली हेनरी, तो इसको अगर कन्वर्ट करें तो मेरे को लगता है आप इसको डिवाइड करो, तो 6, या यहीं से चलो, तो इसको अगर हम लोग करें तो 5/8 × 10⁻³ तो ये आ जाएगा 0.62 × 10⁻³, तो ये हो जाएगा 6.2 × 10⁻⁴ हेनरी। तो अगर इस फॉर्मेट में आंसर करना है मेरे को, तो ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, हो गया होगा सॉल्व। चलो, अब जो क्वेश्चन है बच्चों, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, पहले आपने किसी को लिखना है तो लिख लो, किसी को लिखना है तो इसे लिख लो। लिख लिया? लिख लिया आपने? चलो, क्वेश्चन जो बच्चों डिफ़िकल्ट है वो है 22 और 23, थोड़ा सा। अब ये दोनों क्वेश्चन यूरोडोप का है, टफ है, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 22 पे लिखा हुआ है बच्चों कि आपका यहाँ पे एक आपका प्लेन लूप है जो फिगर में दिख रहा है, इज शेप्ड एज 2 स्क्वायर्स, ये दोनों स्क्वायर्ड है, ठीक है ना। इसका साइड A है, इसका साइड B है। अच्छा, डायग्राम में थोड़ा मिस्टेक है, एक के ऐसे हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें आपको याद होगा कि जब जो कॉइल था हमारा वो इस तरीके से तार जाता था, है ना, तार आप मान के चलो ऊपर से, और दोनों के साइड्स दिए हुए हैं 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, इज इंट्रोड्यूस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द लूप्स प्लेन। देन मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी मैग्नेटिक फील्ड वेरी करना शुरू कर दिया। कौन से इक्वेशन से? तो B = B0 sin ω/t से, वेयर B0 इज इक्वल टू 10 माइक्रो टेस्ला। ये फ्रॉड लिखा हुआ है, इसको आप माइक्रो टेस्ला समझो, 10 माइक्रो मिली टेस्ला, 10 मिली टेस्ला, और ओमेगा दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, ओमेगा दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे? फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इंट्रोड्यूस्ड इन द लूप, ठीक है ना, जो इंड्यूस होगा वहाँ पे, इफ द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू दिस। तो कह रहा है कि द इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस को आप निगलेक्ट कीजिए, तो आपको एम्पलीट्यूड कर रहा है। तो एक बार तो आप ट्राई करो। तो देखो बच्चों, रियल में डायग्राम आपका ये था, ठीक है ना, ये डायग्राम था, और ये एक ऐसे फील्ड में रखा हुआ है जो फील्ड आपका परपेंडिकुलर है और वो टाइम के हिसाब से वैरी कर रहा है, इस इक्वेशन से B0 sin ω/t, ठीक है ना। अब फील्ड वैरी कर रहा है टाइम के फंक्शन में, कभी देखो ये तो बहुत ही मजेदार फील्ड है, साइन का फंक्शन है तो ये कभी प्लस कभी माइनस, कभी फील्ड अंदर कभी फील्ड बाहर, कितना जबरदस्त तरीके से यहाँ फ्लक्स चेंज कर रहा होगा। क्लियर? तो चलो किसी समय मान लेते हैं, तो कुछ तो मान के चलना पड़ेगा। तो एट एनी मोमेंट हमने मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ठीक है। अब देखो, मान लो अंदर की ओर है और फील्ड बढ़ रहा है, तो यहाँ करंट इंड्यूस होगा। तो करंट इंड्यूस होगा तो आपको मैंने बता रखा है जब हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे कि जो बड़े वाले लूप है उसके हिसाब से काम करना है, उसको वो लेंज को फॉलो करेगा, और छोटे वाले को मजबूरन किरचॉफ के हिसाब से उसमें करंट का सेंस होगा। तो मान लेते हैं अगर बड़े वाले में आपका क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है, मान लो, तो छोटे वाले में मजबूरन कैसे चलाना पड़ेगा? एंटी क्लॉक, है ना, तब ना सर्किट कंप्लीट होगा। तो सीधी सी बात है, अगर मान लो यहाँ आई गया, आई, तब ये ऐसे घूम के आएगा। इसका मतलब ये लेंस को फॉलो कर रहा है, ये लेंस को फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स जो है वो दोनों हमेशा एंटी होगा, अपोजिट होगा, है ना।
तो इसलिए हम लोग इफेक्टिव जब निकालेंगे फ्लक्स, ठीक है ना, इफेक्टिव एरिया निकालेंगे, तो इसके एरिया में इसके एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये रूल को ओबे कर रहा है, ये रूल को डिसओबे कर रहा है। ये यहाँ पे दिमाग लगाना था। तो सबसे पहले जब तुम फ्लक्स निकालने जाओगे तो फ्लक्स निकालते समय यही तो लिखोगे, फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए एरिया, क्योंकि सारे जगह पे फील्ड को एरिया के साथ डॉट करोगे। अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे तुम b के जगह तो चलो ठीक है तुमने लिख दिया b नॉट साइन ओमेगा t, लेकिन एरिया के जगह तुम्हें लिखना पड़ेगा, इसके एरिया को आपको प्लस मानना पड़ेगा और इसके एरिया को माइनस मानना पड़ेगा। वजह यह है कि दोनों में से एक लेंज को डिसओबे करेगा। तो बच्चों यहाँ पे मान ले तो बड़े वाले का एरिया ही के हिसाब से काम करोगे, तो वही सेंस में है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहोगे एरिया पॉजिटिव नेगेटिव कैसे? अरे एरिया पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, इसमें भी फाइनली वो माइनस आ ही जाएगा। इसका अलग इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो, इसका अलग इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो, इसके इंड्यूस्ड ईएमएफ के अपोजिट सेंस में ये होगा, इसलिए मैंने पहले ही माइनस लगा दिया है। नहीं तो अलग अलग दोनों को निकालो और एक में से दूसरे को तो माइनस आपको करना ही पड़ेगा। क्लियर है? चलो ये हो गया फ्लक्स। अब ईएमएफ के लिए क्या करोगे? ईएमएफ के लिए तो ईएमएफ के लिए करोगे डी फाई बाई डी टी। एरिया चूंकि स्क्वायर है इसलिए ऐसे लिखा हमने, तो इसमें जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तो बाहर निकाल लो, बी नॉट को भी बाहर निकाल लो। अंदर में क्या रह गया? साइन ओमेगा टी डी टी। बी नॉट भी कांस्टेंट ही तो है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन बच्चों आ गया, ईएमएफ इज इक्वल टू आपका आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी नॉट, और इसका डिफ्रेंसिएशन तुम जानते हो ओमेगा कॉफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा, बी नॉट ओमेगा और कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। ये ईएमएफ का इक्वेशन आया। लेकिन हम लोगों को किसकी वैल्यू पूछी जा रही है? करंट की। तो ठीक है, करंट भी निकालते हैं। तो पहले आप इतना लिखो, लिख लिया आपने? चलो अब हम लोग करंट की बात करते हैं। तो अगर करंट की भी बात करें तो आप क्या करोगे? E इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर। तो बच्चों अभी ईएमएफ की वैल्यू आपने निकाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी नॉट ओमेगा डिवाइडेड बाई आर इंटू कॉस ओमेगा टी। यही तो है। आई भी आपका टाइम के फंक्शन में आएगा। लेकिन रेसिस्टेंस कैसे निकालोगे? जरा गौर करना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जरा ध्यान दो। लिखा हुआ है रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू इतना मिली ओम मीटर। रेसिस्टेंस जो है 50 मिली ओम पर मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और जो लेंथ की वैल्यू है, ए और बी की जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर्स में दी गई है। दिमाग लगाना, देखो उपाय लगाते हैं, अभी अभी उपाय लग जाएगा सब। तो चलो वापस चलते हैं पहले। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है रो, मान लेते हैं ये है हमारा रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। इसको हम लोग मान लेते हैं यूनिट लेंथ पर मीटर दिया हुआ। कितना दिया हुआ है बच्चे? कितना दिया हुआ है? 50 मिली ओम। 50 मिली ओम पर मीटर। तो सीधी सी बात है, ये टोटल वायर कितना लंबा है? टोटल लंबाई को रो से मल्टीप्लाई कर दो तो रेसिस्टेंस आ जाएगा। तो ये जो टोटल लंबाई होगी बच्चों, तो आप देखो कैसे लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी नॉट ओमेगा। मजेदार है, कैलकुलेशन में दिक्कत आपको नहीं आएगी। टोटल जब लेंथ लिखेंगे वायर की तो देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, 4a प्लस 4b। क्या समझ में आया ये कैसे हुआ? तो स्क्वायर है तो 4 साइड इसके 4 साइड इसके, वहां लेंथ मेजर करना है और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे रो से, तब ये आ गया पूरा रेसिस्टेंस। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। सो I इक्वल्स टू, अब इसमें 4 कॉमन ले लो,
और ऊपर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी इंटू बी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 4a प्लस बी इंटू रो। अब यहां से देखो a प्लस बी कैंसिल, ऊपर क्या आ गया, तो सीधी सी बात है ऊपर आ गया आपका I इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू बी नॉट इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी और डिवाइडेड बाई 4 रो। अब एम्पलीट्यूड चाहिए I नॉट, तो भाई कॉस ओमेगा टी की वैल्यू को 1 लेना पड़ेगा। मैक्सिमम करंट के लिए तो जो इसका कॉफिशिएंट है वही तो मैक्सिमम होगा ना, क्योंकि एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल। तो कॉस ओमेगा टी, कॉस की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है 1, तो ये हो गया 1, तो बाकी बचा यही। तो a माइनस बी, तो 20 सेंटीमीटर में से 10 सेंटीमीटर घटाओगे तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, लेकिन मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 का पावर माइनस 2। उसके बाद बी नॉट, तो बी नॉट की वैल्यू दी गई है बच्चों, बी नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है, तो बी नॉट की जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे आप देखो, बी नॉट की जो वैल्यू दी गई है वो है कितनी, ये ओमेगा की वैल्यू है और बी नॉट है आपका 10 मिली टेस्ला। ओके, तो हम लोग वापस चलते हैं। तो बी नॉट जो है आपका 10 मिली टेस्ला, 10 का पावर माइनस 3, ठीक है, और ओमेगा कितना है 100, तो 10 का पावर 2। फिर आ जाओ नीचे, ये है 4, रो की वैल्यू कितनी है 50 इंटू 10 का पावर माइनस 3, तो काफ़ी कुछ कैंसिल होने वाला है बच्चों। 10 का पावर माइनस 3 कैंसिल, और देखो ये 10 और ये 10 मिलके इसको कैंसिल कर दिया, तो ऊपर में रह गया 100 और नीचे में रह गया 200। तो ऊपर में 100 ये वाला और नीचे में 200, तो अल्टीमेटली बच्चों ये कट के आ गया 0.5 एम्पियर। तो कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लेना सही से, ठीक है ना, हो सकता है 1-2 जीरो आगे पीछे हो, लेकिन नहीं ठीक ही है। आप देखो ना 20 में से 10 गया, 10 उसको मीटर में कन्वर्ट किया 10 का पावर माइनस 2, फिर बी नॉट की वैल्यू 10 मिली टेस्ला है, तो 10 इंटू 10 का पावर माइनस 3, और ओमेगा की वैल्यू 100 है तो 10 का पावर 2, नीचे में क्या 4, और रो का वैल्यू कितना है 50 मिली ओम, तो 50 इंटू 10 का पावर माइनस 3, ये सब कैंसिल हो गया। तो आप देखो यही आएगा आपका, तो इसे आप राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब आखिरी क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है ए प्लेन स्पाइरल विथ ग्रेट नंबर n ऑफ टर्न्स, ठीक है, और ये आपका लिखा हुआ है आउटसाइड रेडियस कितना दिया हुआ है स्पाइरल का a, द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक 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 ठीक, बहुत सिंपल। पढ़ो, ढंग से पढ़ लो क्वेश्चन को, पढ़ लिया आपने, चलो इसको अब ध्यान देना, क्या क्या डेटा निकालना है। एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के फंक्शन में वैरी कर रहा है, टोटल आउटर रेडियस है a, नंबर ऑफ टर्न कितना है n, और इंपॉर्टेंट है स्पाइरल। वर्ड्स देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट, ठीक। चलो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, देखने में ये टफ लग रहा है लेकिन है नहीं बच्चे। एक स्पाइरल टर्न है ऐसा, एक कॉइल को कुछ इस तरीके से रोटेट कर दिया गया, ठीक है ना। टोटल टर्न्स की संख्या है n और बहुत क्लोज है, ठीक। उसके बाद ये भी दिया हुआ है कि जो आउटर कॉइल का रेडियस आ रहा है वो है a। तो एक काम करो, पहले तो इसका फ्लक्स निकालते हैं, फिर देखेंगे ईएमएफ की बात। तो बच्चे हर एक कॉइल का रेडियस डिफर कर रहा है, तो एक काम करते हैं हम लोग, हमेशा की तरह यहां से x रेडियस पे एक छोटा सा पोर्शन कट करते हैं। अब इसे तुम्हें ध्यान से देखना होगा dx। अब इस छोटे से पोर्शन में छोटा सा नंबर ऑफ टर्न्स आएगा, मतलब मान लो
टोटल 1 करोड़ टर्न है, तो यहाँ पे छोटा सा पोर्शन में 1 2 4 5 6 7 कुछ भी टर्न आ सकता है। तो इस dx थिकनेस में नंबर ऑफ कॉइल्स की जो संख्या होगी वो होगी dn। कम से कम इस थिकनेस वाले हर कॉइल का इस थिकनेस के बीच में, यानी यहां से यहां के बीच में जितनी भी कॉइल्स होंगी उनकी रेडियस तो हम लोग x मान सकते हैं ना लगभग, क्योंकि ठीक है डिफर करेगा लेकिन उसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस dn का कम से कम dn में जितने भी कॉइल्स हैं उन सबका आपका रेडियस कितना होगा x। क्लियर? आ रही है बात समझ में? तो इनका जो टोटल फ्लक्स होगा तो सीधी सी बात है छोटा सा फ्लक्स d फाई इज इक्वल टू dn नंबर ऑफ टर्न इनटू एक टर्न का एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ये छोटा सा फ्लक्स आ गया। ध्यान से देखो dn क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स, b मैग्नेटिक फील्ड है और ये इन टर्न्स का एरिया हुआ। तो बच्चे तो d फाई इक्वल्स टू dn और इनटू एरिया हो गया आपका पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि इन सभी का रेडियस हम लोग मान के चल रहे हैं x है। डिफर करेगा लेकिन बहुत छोटा सा dx इसलिए तो लिया गया ताकि उस डिफरेंस को नेग्लेक्ट कर दिया जाए। आई इंटू बी रहने दो, अभी b का वैल्यू नहीं रखो, अभी अपने को तो फ्लक्स निकालना है पहले। अब देखो यहां से dn की वैल्यू क्या रखोगे। तो दोस्तों एक बात सोचो, ये पूरी थिकनेस कितनी है a रेडियस, तो a रेडियस के थिकनेस में आपका n नंबर ऑफ टर्न है, टोटल टर्न्स की संख्या n है। तो 1 में कितना, तो n बाई a, तो dx में कितना, तो n बाई a इंटू dx, और dx के इसी टर्न का नाम तुम लोग dn बोल रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली यहां पे हो जाएगा d फाई इक्वल्स टू, देखो यहां पे क्या हो गया, n अपॉन a, ठीक है, इंटू dx इंटू पाई एक्स स्क्वायर इंटू b। क्लियर? चलो अब देखते हैं टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो यहां पे देख लेते हैं। अभी हम लोग किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए कर रहे हैं, एट एनी इंस्टेंट, एनी टाइम t, इसलिए आप b को वेरिएबल मत मान लेना। b तो तब वेरिएबल होगा जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे या इंटीग्रेट करेंगे, जो भी करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम की बात चल रही है। तो देखो d फाई का जब इंटीग्रेशन करोगे तो बाहर कौन कौन आ गया, n a, ठीक है, और कौन आ गया पाई, और कौन आ गया b, अंदर में क्या रहा एक्स स्क्वायर dx। और इसका लिमिट ऐसा जो है, छोटा सा जो स्ट्रिप आपने कट किया वो 0 से a तक कट करोगे, तो ये हो गया 0 टू a। ध्यान से देख लो, ध्यान से देखो एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। चलो अब ये आ गया आपका, सो फ्लक्स इज इक्वल टू n पाई b अपॉन a, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx का एक्स क्यू बाई 3, दिस इज a क्यू बाई 3, a क्यू बाई 3, a से a कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया फ्लक्स n पाई a स्क्वायर बाई 3 इंटू b। ये आपका फ्लक्स आया किस टाइम पे, किसी टाइम t पे। अब समय आ गया है कि b की वैल्यू भी डाल दी जाए। तो b की वैल्यू डाल दी जाए, तो पहले आप इसे लिख लो, फटाफट लिखो। लिख लिया आपने? चलो अब अगर हम लोग यहाँ पे b की वैल्यू डाल दें तो फ्लक्स इक्वल्स टू क्या आया था अपना अभी बच्चों, n पाई a स्क्वायर बाई 3, और b के जगह लिखोगे b नॉट, और क्वेश्चन में देखो b नॉट साइन ओमेगा टी, तो b नॉट साइन ओमेगा टी। अब तुम कह सकते हो कि हमारा ये जो फ्लक्स है वो किसका फंक्शन है, टाइम का, ठीक है ना, वो किसी एक टाइम पे हमने फ्लक्स निकाला था। अब जब ईएमएफ चाहिए होगा तो डी फाई बाई डी टी करो, तो डी फाई बाई डी टी करोगे तो ये सारे कांस्टेंट्स हैं, ये बाहर आ जाएंगे, एन पाई ए स्क्वायर बी नॉट
बाई 3 और ब्रैकेट में हो गया साइन ओमेगा टी बाई डी टी। और इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा बच्चों ओमेगा आगे आ जाएगा। तो EMF इक्वल्स टू n पाई a स्क्वायर बी नॉट ओमेगा बाई 3 इंटू कॉस ओमेगा टी। लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड मतलब जो आगे का कॉफिशिएंट है यही आंसर करेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो सीधी सी बात है EMF का एम्पलीट्यूड जो होगा वो होगा n पाई a स्क्वायर बी नॉट ओमेगा बाई 3। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप दिमाग लगाइए और बहुत मुश्किल नहीं होता है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा दोस्तों तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या क्या बेसिक चीज़ बताई गई हैं, उसके बाद तो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। चलो, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।